क्या एक मामूली सा ईमेल एड्रेस एक प्राचीन राजा के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकता है? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक आधुनिक औद्योगिक घोटाले का पर्दाफाश भी कर सकता है। आज हम कर्मा नायक के क्रांतिकारी डीएनए उलगुलान सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे, जो उनके व्यक्तिगत लेखों से सामने आया है। ये कोट देखिए, एक ऐसा इंसान जिसके पिता ने एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाने में मदद की, वो आज उसी के खंडरों में सिर्फ 1500 रुपए की पेंशन पर गुजारा कर रहा है। ये सिर्फ एक दुख भरी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी पहेली की शुरुआत है जिसके तार रांची के औद्योगिक पतन से जुड़ के सीधे महाभारत के एक बहुत शक्तिशाली लेकिन गलत समझे गए राजा तक जाते हैं। अब देखिए, हर बड़ी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत एक छोटे से सुराग से होती है। हमारे मामले में वो सुराग है एक ईमेल एड्रेस जो सोर्स टेक्स्ट में छिपा हुआ था, jarasangh@gmail.com। पहली नज़र में तो ये बिल्कुल साधारण लगता है ना? लेकिन यही नाम एक बहुत गहरे रहस्य का दरवाज़ा खोलता है। तो नायक का विश्लेषण कहता है कि इस नाम को तोड़ कर देखो। इसका पहला हिस्सा है जरा। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा है। स्थानीय बोलियों में जरा का मतलब होता है जंगल। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, संघ। इसका मतलब तो सीधा साधा है, एक यूनियन या एक संगठन। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, जंगल और यूनियन। और जब हम इन दोनों हिस्सों को एक साथ रखते हैं तब कुछ कमाल का होता है। जरासंध अब सिर्फ एक पौराणिक राजा का नाम नहीं रह जाता, ये एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट बन जाता है, जंगलों का संघ या द यूनियन ऑफ फॉरेस्ट्स। लेकिन नायक के मुताबिक ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसका सबूत हमारे चारों ओर जमीन में ही छिपा है। जरा रांची के पास के गांव के नाम देखिए, जरा टोली, जिसका मतलब है जंगल का टोला। ऐसा लगता है जैसे ये नाम आज भी एक भूली बिसरी कहानी सुना रहे हों। तो सोचिए, एक ईमेल एड्रेस से शुरुआत हुई और हम पहुंच गए एक छिपे हुए अर्थ तक, जंगलों का संघ। और फिर जमीन से मिले सबूत। ये सारी चीजें हमें मजबूर करती हैं कि हम इतिहास के उस विवादास्पद व्यक्ति राजा जरासंध को एक बिल्कुल नई नज़र से देखें। सवाल ये उठता है कि इतिहास लिखता कौन है? हमें जो कहानी सुनाई गई है उसमें तो जरासंध एक विलन है, एक क्रूर असुर राजा। लेकिन नायक की पांडुलिपि एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करती है, एक ऐसे राजा की जो अपनी भूमि और लोगों का रक्षक था, प्रोटेक्टर था। तो इन दोनों में से सच क्या है? कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और ये पांडुलिपि यही तर्क देती है कि जो उस जमाने में हुआ था वही आज हो रहा है। तब खांडव वन को बस्तियों के लिए जला दिया गया था और आज उन्हीं जरा यानी जंगलों को स्मार्ट सिटी के नाम पर साफ किया जा रहा है। पैटर्न बिल्कुल वही है। चलिए अब इस ऐतिहासिक पहेली को आज के दौर में लेकर आते हैं। कहानी का सेंटर पॉइंट है रांची में एक बहुत बड़ा औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसे हम HEC के नाम से जानते हैं। और ये कोई मामूली फैक्ट्री नहीं थी। HEC एक जमाने में एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों में से एक हुआ करती थी। इसे स्थानीय लोगों ने अपने खून पसीने से बनाया था, जिसमें कर्मा नायक के खुद के पिता भी शामिल थे। ये एक सपने जैसा था, एक नए राष्ट्र के निर्माण का प्रतीक। लेकिन वो सपना एक डरावने सपने में बदल गया। ये टेक्स्ट एक 4 स्टेप की प्लेबुक का खुलासा करता है। स्टेप 1, स्थानीय रक्षक लेबर का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी औद्योगिक संपत्ति बनाओ। स्टेप 2, जानबूझकर उसे इतना मिसमैनेज करो कि वो आर्थिक रूप से बेकार हो जाए, उसे बीमार घोषित कर दो। स्टेप 3, जो मूल मजदूर वहां कंपनी हाउसिंग में रह रहे हैं उन्हें घुसपैठिया या अतिक्रमणकारी का ठप्पा लगाकर निकाल दो। और आखिरी स्टेप, उसकी सबसे कीमती चीज यानी उसकी जमीन को स्मार्ट सिटी जैसे नए कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स के लिए बेच दो। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक जीती जागती सच्चाई है। नायक की व्यक्तिगत यादें इसकी गवाह हैं। वो बताते हैं कि जहां आज ये कंक्रीट की रिंग रोड है, वहां उनके बचपन में हरे भरे धान के खेत लहलहाते थे। ये एक व्यक्तिगत नुकसान की भी कहानी है और एक सामूहिक नुकसान की भी। तो अब हम कहानी से आगे बढ़कर सबूतों पर आते हैं, नंबर्स पर। क्योंकि ये पांडुलिपि सिर्फ आरोप नहीं लगाती, ये एक तरह से एक फोरेंसिक ऑडिट पेश करती है जो इस पूरे सिस्टम के भेदभाव को सामने लाकर रखती है। और पांडुलिपि एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है, आखिर ये जो आर्थिक असमानता है, ये जो इतना बड़ा गैप है, वो असल में दिखता कैसा है? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। ये टेबल 2 अलग अलग दुनियाओं को दिखाती है। एक तरफ है रक्षक यानी आम नागरिक जो 1000 से 1500 रुपए की पेंशन में गुजारा कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ हैं भक्षक, जिनके पास 2.5 लाख से ज्यादा की तनख्वाह, बड़े बड़े बंगले और 2000 करोड़ का यात्रा बजट है। ये सिर्फ असमानता नहीं है, ये एक बहुत गहरी खाई है। इस पूरी आर्थिक असमानता को शायद एक ही चीज सबसे बेहतर तरीके से समझा सकती है, रुगड़ा, एक तरह का पारंपरिक मशरूम। ये सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, ये संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जो कभी जंगल से मुफ्त में मिल जाती थी, आज उसकी कीमत है 1000 रुपए किलो। ये नायक के विकलांग भाई को जो महीने की पेंशन मिलती है, उसके बराबर है। एक वक्त का पारंपरिक खाना अब एक लग्जरी बन चुका है। पांडुलिपि इसे कोई इत्तेफाक नहीं मानती, वो इसे एक सोची समझी साजिश कहती है। पोषण संबंधी विस्थापन, मतलब जब आप लोगों से उनके पारंपरिक सुपरफूड्स जैसे बैंग साग और फुटकल छीन लेते हैं और उन्हें सिर्फ सरकारी राशन पर निर्भर कर देते हैं, तो आप उनसे सिर्फ उनकी सेहत नहीं छीन रहे, आप उनसे उनकी पहचान छीन रहे हैं। तो इस पूरे मामले को सामने रखने के बाद सवाल उठता है कि पांडुलिपि में इसका समाधान क्या बताया गया है। और समाधान भी उतना ही क्रांतिकारी है जितना कि इसका विश्लेषण। इसका नाम है डीएनए उलगुलान, यानी एक ऐसी डीएनए क्रांति जिसका मकसद है स्वदेशी रक्षक समाज के अधिकारों और उनकी ऐतिहासिक पहचान को वापस लाना। और इस क्रांति की 2 मुख्य मांगें हैं। पहली, 90% प्रशासनिक पद स्वदेशी आबादी के लिए हों, ताकि निर्णय लेने की शक्ति उन्हीं के हाथों में हो जिनकी वो जमीन है। और दूसरी मांग, गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए हर नागरिक के लिए एक 10% वैश्विक नकद अधिकार। ये शक्ति का एक मौलिक पुनर्संतुलन है। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, एक नाम पर। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर नामों में इतिहास छिपा होता है, तो हमारे आसपास के नाम, जगहों के नाम हमें कौन सी कहानियां सुना रहे हैं? शायद जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा नजदीक है।